टू सचिन द स्मार्ट क्लास से आप सभी को सुप्रभातम। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने ब्रिटेन की नीतियों के बारे में पढ़ रहे थे और ब्रिटेन की नीतियों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन सब वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि दो चीज़ें देखी थी पार्ट 1 में, जो लगभग 1 घंटे का वीडियो है। उसमें हम लोगों ने ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति का जिक्र किया था। ध्यान देना आप सभी लोग भी इधर। ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ब्रिटेन जो है कि कौन सी साम्राज्यवादी नीति, एक तो व्यक्तिगत संधि और एक सहायक संधि, और भी नीतियां थी। ये 3-4 नीतियां थी जिनके द्वारा उसने क्या किया, भारत को अपने साम्राज्य में मिलाया, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किया। फिर उसकी आर्थिक नीतियों के बारे में हम लोगों ने देखा था, बैंकिंग, रेलवे, इस सब के बारे में डिस्कस किया था। भू राजस्व नीतियों के बारे में डिस्कस किया था। और नेक्स्ट जो नीति है, हम उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन यानी कि वो भारत की प्रशासन को कैसे देखते थे। अब हम आप लोग को बता दें, ये पुलिस है। फिर अगर हम बात करें, जो आप लोग देखते हैं, जो आधुनिकीकरण देखते हैं भारत में, सिविल सेवा, इन सब का जनक इंग्लैंड को ही माना जाता है। ये सभी इंग्लैंड वालों नहीं, ब्रिटिश वालों नहीं, ये सब भारत में लाए थे। समझे। अब ध्यान देना आप सभी लोग वीडियो की तरफ। ब्रिटेन की प्रशासनिक नीति के बारे में आप सभी लोगों को आज बताना है। क्या होता है कि ब्रिटिश काल में ही सिविल सेवाओं का विकास होता है। हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस, आईपीएस, इस सब का जिसका भी एग्ज़ाम देते हैं, तो ये सिविल सेवाओं का विकास कब हुआ था? ब्रिटिश काल में हुआ था, मुगल काल में नहीं हुआ था। समझे। ये कब हुआ था? ब्रिटिश काल में। तो ये एस्पेरेंट्स अगर स्टूडेंट हैं तो ये हर एक को जानना चाहिए, कंपटीशन लेवल में है। तो भारत में सिविल सेवाओं का विकास किसके द्वारा हुआ था? ब्रिटिश काल में ही हुआ था। समझे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम बता दें कि भारत में विभिन्न सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। यानी कि जितने भी ये सिविल सेवाएं विभिन्न आते हैं, पोस्ट, आईएएस है, आईपीएस है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, समझे, हवलदार है, सूबेदार है, ये सब जितने भी सिविल सेवाओं के पोस्ट आते हैं, उनका जनक हम लोग किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में विभिन्न सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और इसने कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया। क्या किया? कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया और जो राजस्व और न्यायिक मामला है, दोनों को अलग कर दिया। यानी कि राजस्व आ रहा है और न्यायिक मामला, इन दोनों को क्या कर दिया? इसने अलग कर दिया। और इसी को कहा जाता है कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझे। और यही नहीं, सिविल सेवाओं का यूरोपीकरण किया। सिविल सेवा का यूरोपीयकरण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। तो सिविल सेवा का यूरोपीयकरण किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और यूरोपीयकरण का अर्थ क्या होता है? यूरोपीयकरण का अर्थ ये होता है कि उस जितने भी ऊंचे पद थे ना, उस पर केवल अंग्रेज रहेंगे। ये सिविल सेवा की जो भी नौकरी वैकेंसी आएगी, ऊंचे पद पर केवल अंग्रेज रहेंगे, और जो निम्न पद होंगे उस पर ही केवल भारतीय रहेंगे। इसी को कहा जाता है सिविल सेवा का यूरोपीयकरण। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या आता है कि सिविल सेवा का यूरोपीयकरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। और सिविल सेवाओं का जनक जो है कि किसे कहा जाता है भारत में? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने सारे जुड़े हुए फैक्ट थे लॉर्ड कॉर्नवालिस से, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है कि हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों को कि सन 1800 ईस्वी में क्या होता है। डलहौजी जो व्यक्तिगत संधि का जनक कहा जाता है, व्यक्तिगत संधि यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो जनक कहा जाता है, वह डलहौजी को कहते हैं। तो डलहौजी ने क्या किया, आप लोग को बता दें, सन 1800 ईस्वी में डलहौजी तो डलहौजी ने क्या किया कि सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सन 1800 ईस्वी में डलहौजी ने क्या किया? सिविल सेवा की प्रशिक्षण के लिए। अब भाई ट्रेनिंग तो दी जाएगी ना सिविल सेवा की प्रशिक्षण के लिए। जैसे आजकल की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? आईएएस आईपीएस वालों को लवासना में दी जाती है। समझे। और ये हमारे जो आईएएस ऑफिस, ये हमारे एयरफोर्स होते हैं, उनको कहाँ दी जाती है? बेलग्राम में दी जाती है। जो एनडीए वाले हैं उनको खड़गवासला में दी जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर सिविल सेवा के प्रशिक्षण के लिए उस समय लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्या की थी? फोर्ट विलियम
कॉलेज की स्थापना की थी। और कहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज है? कोलकाता में है। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। और क्यों स्थापना की थी? ताकि सिविल सेवा में जो भी आना चाहेंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। समझे? तो पहले क्या होता था, 1800 जो भी लोग सिविल सेवा में जाना चाहते थे, जिनका भी मन था कि हम सिविल सेवा में जाएंगे, वो जो है कि परीक्षा से नहीं जाते थे। जो भी अंग्रेजों का करीबी होता था, जो उनका भी संबंध बढ़िया होता था, वो लोग चले जाते थे और अंग्रेजों को जरूरत नहीं थी। समझे? क्योंकि इतने सारे अंग्रेज तो थे नहीं कि भारतीय प्रशासनिक मामले को वो भारतीय प्रशासनिक मामले को कंट्रोल करे। उन्हें तो भारतीय की जरूरत थी ही। तब उन्होंने क्या किया कि एक तो यूरोपीयकरण से क्या कर दिया कि जो भी उच्च पद थे उस पर केवल अंग्रेज रहेंगे, तो उनको कंट्रोल करेंगे भारतीयों को, और छोटे पदों पर भारतीयों को रख दिया। और उसके लिए पहले एग्जाम नहीं लिया जाता था, बल्कि रिलेशन या जो भी पहचान होता था, जिसका थोड़ा संपर्क बना जाता था, वो जो है कि चला जाता था। पहले एग्जाम सिविल सेवा के लिए नहीं होती थी ब्रिटिश काल के प्रारंभिक काल में। समझे? अब क्या होता है आप लोगों को हम बता दें कि 1806 में क्या होता है कि लंदन में भारत में नहीं बल्कि लंदन में 1806 में क्या होता है कि लंदन में इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई 1806 में। और वहां पर जो भी सिविल सेवा करेगा, इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई और जो भी वहां पर सिविल सेवा का जाना चाहता है उसको 2 वर्ष के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। 2 वर्ष को ट्रेनिंग दी जाती थी लंदन में। समझे? तब क्या होता है कि हर सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए हर भारतीय को लंदन में ही ले जाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तब क्या हुआ कि जब 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम आता है, 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है, तो उसमें क्या किया गया? 1833 चार्टर एक्ट में पहली बार ये डिस्कस किया गया था कि सिविल सेवा जो होगी, जो सिविल सेवा में जो भी लोग जाना चाहते हैं उसके लिए परीक्षा होगी। यानी 1833 जो अधिनियम है वहाँ पर शुरुआत हो गई कि जो भी बंदा सिविल सेवा में जाएगा परीक्षा देना अनिवार्य होगा, और वो परीक्षा जब पास करेगा तभी जो है कि वह सिविल सेवा में जा सकता है। समझे? और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने परीक्षा क्वालिफाई किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इस एग्जाम को, सिविल सेवा का एग्जाम को क्लियर किया था, क्वालिफाई किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। यानी कि फर्स्ट इंडियन हु पास द आईसीएस एग्जाम, उसको कौन थे? हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि फर्स्ट इंडियन हु पास द आईसीएस एग्जाम, फर्स्ट इंडियन हु पास आईसीएस एग्जाम, वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। समझे? और इतना नोटिस हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब हम आगे बताएंगे कि यूपीएससी की स्थापना कब होती है। तो यूपीएससी, उस समय यूपीएससी नहीं कहा जाता था। समझे? यूपीएससी की स्थापना होती है ली आयोग की सिफारिश के द्वारा। 1926 में ली आयोग आई और उसके ही सिफारिश के द्वारा जो है कि 1935 में हमारी आती है यूपीएससी। क्या आती है? यूपीएससी। तो जो यूपीएससी की स्थापना होती है वो 1926 में ली आयोग की सिफारिश के द्वारा किया गया। और आज यूपीएससी अगर हम संविधान में देखें तो 315 से 323 जो आर्टिकल है वहाँ पर यूपीएससी की चर्चा की गई है, उसके बारे में बताया गया है। समझे? तो वो राजनीति की बात है, जब हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, भारतीय संविधान पढ़ेंगे, तब वो पढ़ेंगे कि आर्टिकल 315 से 323 में भारतीय संविधान के बारे में डिस्क्रिप्शन, वर्णन किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे आप लोगों से कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन। और पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो होता है यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, यह जो है कि क्या होता है, पूरे ये एक देश के लेवल पर होता है। इसमें जो है कि आईएएस बनते हैं। क्या बनते हैं? आईएएस।
और यहाँ से हमारे क्या बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। ये राज्य के लेवल का, राज्य के स्तर का होता है, समझे। अब ध्यान देना, ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रशासन क्या होती है। तो ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रशासन यानी जो आज का भी पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो है उसका भी जनक जो लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। किसको माना जाता है? पुलिस प्रशासन का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। और 1861 में पुलिस अधिनियम बना था। कब बना था? 1861 में ही पुलिस अधिनियम बना था। और जब फ्रेजर कमीशन आया था तो फ्रेजर कमीशन की सिफारिश पर, मतलब फ्रेजर कमीशन के आधार पर उसने जैसे कहा तो उसके आधार पर सीआईडी और सीबीआई बनी। क्या बनी? सीआईडी और सीबीआई बनी। सीआईडी और ये सीबीआई, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन, समझे। तो ये जो सीबीआई है इसको पिंजरे में बंद तोता की उपाधि दी जाती है, समझे। पिंजरे में बंद तोता की उपाधि सुप्रीम कोर्ट ने किसको दी है? सीबीआई को दी है। तो ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रशासन के बारे में देख लिए, ब्रिटिश कालीन सिविल सेवा के बारे में हम लोग देख लिए। अब जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के सामने कि ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था क्या थी, यानी न्यायालय के लिए क्या व्यवस्था थी। तो ध्यान देना, अब जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कालीन सिविल सेवा का विकास और पुलिस प्रशासन। इन दोनों में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, सीआईडी और सीबीआई। सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, समझे। और अब हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था के बारे में। तो ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था के बारे में हम बता दें आप लोग को कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। कब आया रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। और 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। इससे पहले जो न्यायालय होते थे हमारे भारत में वो जो कि किस पर आधारित थे? मुगल के जो थे वह कुरान पर आधारित थे, हिंदुओं के अपने अलग कानून थे। मतलब धर्म के आधार पर धार्मिक जो ग्रंथ होते थे उसी के आधार पर कानूनों की मान्यता थी, समझे। कोई सुनियोजित ढंग नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसके लिए अपनी न्यायिक व्यवस्था के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और भारत में यूरोपियन न्याय पद्धति लागू किया, सरकारी अधिकारी नियुक्त किए और कानून बनाए, तरह तरह के कानून और नियम बनाए, समझे। तब इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया कलकत्ता में। और पहली बार जो भी मामला होते हैं उन्हें लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा का शुरुआत किया, समझे। यानी जो भी कानून से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा का शुरुआत किसने किया था? अंग्रेजों ने ही किया था। और जब कर्नवालिस संहिता आया तो उसमें कर प्रशासन यानी कि कर वसूलने का प्रशासन अलग कर दिया और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। पहले ये दोनों सब एक, पहले राजा होते थे भारत में तो सब पावर उन्हीं के हाथ में होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कर प्रशासन को और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया कर्नवालिस संहिता के द्वारा और कानून की संरचना हो गई। भारत में यूरोपीय न्याय पद्धति लागू हो गया और सरकारी अधिकारी चुने गए, समझे। तो इस तरह से ब्रिटिश काल में प्रशासनिक न्याय व्यवस्था का विकास किया गया। और हम आप लोगों को बता दें, अब नेक्स्ट अधीन सुधार क्या होता है कि 1858 से 1947 तक यही चला, समझे। क्राउन ने क्या किया था कि दीवानी न्यायालय, दीवानी को अलग कर दिया, फौजदारी अलग कर दिया और एक इंडियन पैनल कोड बनाया। आज जो पुलिस का जो भी कोड संहिता होती है वो इंडियन पैनल कोड आईपीसी के अंतर्गत ही धाराएं लगती हैं, समझे। तो अब दीवानी क्या होता है? जो भी मामले छोटे मोटे झगड़े से हैं, समझे। छोटे मोटे झगड़े क्या हो गया, कोई है आदमी आया है और जो है कि थोड़ा हमें ठोक दिया है गाड़ी से, हमारा जान नहीं मारा है लेकिन छोटा मोटा विवाद हो गया है, जमीनी विवाद है, समझे। जमीनी विवाद है या अगर हम बात करें आप लोगों से कोई निजी मामले का विवाद है या हम गाड़ी अपना पार्क में खड़े किए हैं और जिसका पार्क है वो आकर के हमसे बोलने लगा। तो ये सब जितने भी छोटे मोटे विवाद थे जो जिसमें जान माल की नुकसान नहीं है, जिसमें मर्डर केस नहीं है, उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? दीवानी के अंतर्गत रखते हैं। और जो मर्डर वगैरह से रिलेटेड होते हैं उससे जो है कि हम लोग फौजदारी नियम संहिता के अंतर्गत पढ़ते हैं, समझे। अब ध्यान देना आप सभी लोगों कि
इंडियन पेनल कोड आईपीसी, यह जो है कि भारतीय दंड संहिता है, इसी के अंतर्गत दंड निर्धारित होते हैं। समझे, ये तो क्लियर हो गया। और यह कौन किया था? क्राउन के अंतर्गत किया गया था। अब ये बताओ, जब दंड संहिता बन गया कि दंड देना है, तो उसके लिए न्यायालय की भी तो जरूरत है, जहाँ अपराधियों को जांचा जाए कि ये वास्तव में दंड किया है कि नहीं किया है। समझे, तब इसके लिए अंग्रेजों ने पहली बार 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी कलकत्ता में। कब की थी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी कलकत्ता में। फिर दूसरे उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी उन्होंने बॉम्बे में। फिर उसके बाद जो है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी 1823 मद्रास में। तो अब क्या होता है कि जब ये पूरा इतना जो है कि स्थापना कर देते हैं, तो इसमें उच्चतम तो कुछ नहीं रहा, बेस्ट तो एक ही ना होता है, तो उच्चतम तो कुछ नहीं रहा। ये कलकत्ता वाला क्या हो गया? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय घोषित किए, फिर दूसरा उच्चतम न्यायालय ये बना दिए, इसको उच्चतम न्यायालय बना दिए 3। तब जब 3 हो गए तो उन्होंने क्या किया कि 1862 में इन तीनों को एक ही साथ उच्च न्यायालय बना दिया। यानी कि ये उच्चतम न्यायालय नहीं है, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि एक जो मुख्य राज्य है वहाँ के ये उच्च न्यायालय हो गए। तो अगर कोई कहेगा कि पहला उच्च न्यायालय कौन सा था, तो ये बताना तीनों पड़ेगा। कौन कौन सा? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। क्योंकि इन तीनों की स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा एक ही साथ की गई थी। समझे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी। यानी कि ये सारे उच्च न्यायालय हैं। अंग्रेजों ने पहले कलकत्ता में बनाया, फिर बॉम्बे में, फिर मद्रास में, और फिर इसके बाद कहाँ बनाया? इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की। समझे, अब क्या होता है कि आप लोग कहोगे कि ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आया, जो न्यायालय की स्थापना है? तो ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट आया है 1935 के अधिनियम के द्वारा। जब 1935 के अधिनियम के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट आया है, तो उस समय इसे फेडरल कोर्ट कहते थे। क्या कहते थे? फेडरल कोर्ट कहते थे, जिसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। और इस सब न्यायालय का बाप था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय था ब्रिटिश कालीन में। इस फेडरल कोर्ट जो है कि बाद में जब हमारा देश जो है कि संविधान बन के तैयार हो गया, तो 1950 में इसी दिल्ली की फेडरल कोर्ट को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट कह दिया। यानी कि अब यही बाद में सिविल फेडरल कोर्ट बाद में क्या बन गया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय बन गया। कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्या बन गया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय बन गया। समझे, क्लियर हो गया? तो किस तरह से न्यायिक व्यवस्था जो है कि अंग्रेजों के काल में डेवलप हुआ, ये आप लोगों ने देख लिया। समझे, कार्नवालिस संहिता के द्वारा क्या किया गया कि कर प्रशासन न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया। न्याय प्रशासन में आप लोगों ने देखा कि भारत में जो न्याय होंगी वो यूरोपीय पद्धति पर लागू होंगी। उनके लिए सरकारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने 1774 में सर्वप्रथम कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। फिर बाद में जब बॉम्बे गए वहां पर स्थापना की, फिर जब मद्रास गए वहां पर स्थापना की। तो जब तीनों उच्चतम न्यायालय तो रह नहीं सकते, तब उन्होंने क्या किया? 1861 का अधिनियम के द्वारा पारित करके 1862 में इन तीनों को उच्च न्यायालय कर दिया। तो अगर कोई पूछे आप लोगों से कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था, तो भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कि तीनों एक ही साथ आप लोग बोलोगे। समझे, अगर ऑप्शन में दे दिया कि तीनों में से अगर कोई एक दिया है तो तीनों लगाना, अगर तीनों दे दिया है तो ऑल ऑफ द एबव लगा देना। समझे, जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है वो जो है कि कहाँ से आई है? इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है वह अंग्रेजों ने आर्टिकल 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। उस समय फेडरल कोर्ट के तहत जाना जाता था, और जब वह 1950 में आ गया तो उसे ही क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया, जो आज भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अब ध्यान देना, एक बात बता देते हैं, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। समझे, दिल्ली का न्यायालय सर्वोच्चतम न्यायालय नहीं है, दिल्ली का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं है, दिल्ली राज्य का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं है। दिल्ली न्यायालय का भी कुल अपना उच्च न्यायालय है। क्या होता है, हमारे भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। समझे, और दिल्ली का भी उसमें से अपना एक अलग न्यायालय है।
सुप्रीम कोर्ट तो सबके लिए है ना। तो ऐसा मत बोल देना कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, नहीं। दिल्ली की हाई कोर्ट अलग है और सुप्रीम कोर्ट सभी देशवासियों के लिए है, सभी राज्य के लिए है, जो कि बस उसका लोकेशन दिल्ली में हमने किया है, समझे। अब ध्यान देना, और ये जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी नीतियाँ प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग के भारत में डेवलपमेंट हुई वो आधुनिकीकरण के आधार पर हुई। आप लोग को जब आप लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उनमें आप लोग को पता चलेगा कि कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने किस तरह से संविधान का निर्माण किया। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश कालीन में न्यायिक व्यवस्था कैसे डेवलपमेंट हुआ, समझे। अब ध्यान देना, आप सभी लोगों को हम बता दें कि ब्रिटिश कालीन में सैन्य व्यवस्था क्या थी। तो ब्रिटिश कालीन में जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें वेतन जो है कि ब्रिटिश कालीन में उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था। जो हमारे सैनिक थे उन्हें कम वेतन भी दिया जाता था और नीच पद पर दिया जाता था। उच्च पद पर सारे अंग्रेज रहते थे, कैप्टन, अफसर, मेजर, इन सब उच्च पद पर अंग्रेज रहते थे। और जो लोकल पद पर था वह केवल भारतीय रहते थे। अधिका से अधिका अगर भारतीय उच्च पद पर जाएगा तो सूबेदार तक जाएगा, सूबेदार से उच्च पद तक जा ही नहीं सकता था। अंग्रेजों ने ऐसा किया था, यूरोपीकरण। तो ये जो है कि ब्रिटिश कालीन सैन्य व्यवस्था थी। और ब्रिटिश कालीन स्थानीय शासन को हम लोग देखेंगे तो ब्रिटिश कालीन स्थानीय शासन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने कि ब्रिटिश कालीन में स्थानीय शासन कैसे थी, समझे ना। ब्रिटिश कालीन स्थानीय शासन कैसे डेवलप होता है, यानी कि उन्होंने स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट थी उसका कैसे डेवलपमेंट किया। तो जो सबसे पहले आए थे ना, तो उन्होंने सबसे पहला जो नगर निगम स्थापित किया था स्थानीय स्वशासन के लिए, उन्होंने मद्रास नगर निगम की स्थापना की थी। अगर कोई आप लोगों से पूछ दे कि सबसे पहला भारत का नगर निगम कौन था, तो क्या होगा, मद्रास नगर निगम होगा, समझे। और 1726 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता एवं बम्बई नगर निगम का निर्माण किया था। क्या होता है, कितना का दावा होते हैं ना, अगर आ गया एग्जाम में तो जो है कि क्या करते हैं कि दे देगा पहला नगर निगम कौन था, तो मद्रास दे देगा, कोलकाता दे देगा, बम्बई दे देगा। ये सोचने लगेंगे अरे बम्बई तो बड़ा शहर है, मायानगरी शहर है। या अंग्रेज तो सबसे पहले कलकत्ता में जो है कि कलकत्ता रीच किए थे, कलकत्ता पहुंचे थे, कलकत्ता का डेवलपमेंट किया था सबसे पहले उन्होंने। लेकिन नहीं, नगर निगम जो सबसे पहला बनाया था उन्होंने क्या कहा था, मद्रास नगर निगम की स्थापना की थी, समझे। अब ध्यान देना कि इन्होंने शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे किया। जब लॉर्ड मेयो आया, ये तो 1857 के पहले का है, लेकिन 1857 के बाद इन्होंने लॉर्ड मेयो जब आए तो उन्होंने क्या किया कि जो नगर निगम का विकास होता है, रोड एंड एजुकेशन को दे दिया सेंटर के हाथ में। यानी कि जो भी नगर निगम हो, जो भी नगर निगम होगा वहाँ की रोड कौन बनाएगी, प्रांतीय सरकार बनाएगी। एजुकेशन कौन बनाएगा, प्रांतीय सरकार बनाएगी। लेकिन जो नगर निगम की बाकी जो देख रेख होगी वह जो है कि कौन करेगा, सेंटर देख रेख करेगा, समझे। रोड एंड एजुकेशन स्टेट के हाथ में दे दिया, नगर निगम किसके हाथ में दे दिया, सेंटर के हाथ में दे दिया। और बहुत ही अब इम्पोर्टेंट, बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय प्रशासन का जनक कहा जाता है। यानी कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो उसकी जो है कि प्रशासन का जनक किसे कहते हैं हम लोग, लॉर्ड रिपन को कहते हैं, समझे। अब यहाँ से जब हम इतनी चीजें पढ़ते हैं तो आप लोगों को बता दें, जब भारतीय शासन अधिनियम 1935, एक बात बता दें, भारतीय शासन अधिनियम जो एक्ट 1935 आया था वह इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि उसे ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान बना लगभग उसी के आधार पर बना। बहुत कुछ जोड़ा तोड़ा गया, इधर से उधर से इधर से, बाकी चीजें जरूरी थी वो ला गए थे। जैसे हम लोग मुर्गा बनाते हैं तो मेन तो हम मुर्गा बनाते हैं ना, लेकिन उसमें जो है कि बाहर से थोड़ा मिर्चा डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं, थोड़ा तेल डाल देते हैं, थोड़ा प्याज काट के डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि स्वाद बढ़ जाए। तो वैसे ही अगर हम बात करें आप लोगों को, तो यहाँ पर यह सब्जी ही बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। तो मेन जो है कि चीजें फैक्ट क्या थी, अगर हमारे ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी, आर्टिकल 1935 जो आया था, जो अंग्रेजों ने लाया था, तो वह जो है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की मेन ब्लूप्रिंट है। क्या कहलाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, समझे। तो बहुत सारी चीजें वहीं से ली गई हैं। तो 1935 आया तो इसमें क्या किया गया, 1935 के अंतर्गत ये कहा गया, एक्ट जो आया था 1935 का अधिनियम जो आया था, उसमें ये कहा गया था कि जो भी
स्थानीय प्रशासन होगी, जो भी लोकल गवर्नमेंट होगी वह जो है कि सेंटर के हाथ में रहेगा, बल्कि लोकल गवर्नमेंट किसके हाथ में रहेगा? प्रांतीय सरकार के हाथों में रहेगा, स्टेट के हाथों में रहेगा, प्रांतीय सरकार के हाथों में दे दिया गया पावर। समझे? जितने भी लोकल गवर्नमेंट थी। और ये तो 1935 के बाद आ गया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी का विचारधारा था कि ये जो प्रांतीय, ये जो लोकल गवर्नमेंट है, जो भारत का जो स्थानीय शासन है, उसको और भी स्वीकृति दी जाए, उसको और भी बढ़ाया जाए। समझे? तब उन्होंने क्या किया, गांधी जी का ये विचार था, तो इसके आधार पर, गांधीवादी विचारधारा के आधार पर, ये पहले क्या था, ये पहले मात्र एक था आर्टिकल 40 के अंतर्गत, ये केवल नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व था, जो गांव का प्रशासन था। लेकिन जब संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला, यानी कि हमारा जो स्थानीय शासन है, इसको संविधान के अनुसार संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो इसको संवैधानिक दर्जा जो है कि कब मिलता है, आप लोगों को हम बता दें, इसको मिलता है संवैधानिक दर्जा 1973 में। यानी कि 1973 से ही लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, प्रधानी लड़ने लगे, बीडीसी, ये सब जितने भी चीज़ें का विकास हुआ वो 1973 के बाद हुआ। और ये 1973 के बाद इसमें जो मुख्य योगदान था वह BN राव का जो है कि बहुत मुख्य योगदान माना जाता है स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय स्वशासन के डेवलपमेंट में। और यह कैसे हुआ, जब 73 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74th, ये जो दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, संवैधानिक संशोधन थे, उनके आधार पर हमारी लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा मिला। समझे? विकास कहाँ से हुआ था? विकास हुआ था ब्रिटिश कालीन से। ब्रिटिश कालीन में देखो कैसे विकास हुआ कि मद्रास नगर निगम की स्थापना सबसे पहले अंग्रेजों ने किया 1687 में। उसके बाद बॉम्बे और कोलकाता की स्थापना की, बॉम्बे और कोलकाता नगर निगम की स्थापना की। फिर जब लॉर्ड मेयो आए तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड मेयो ने 1857 के बाद जब लॉर्ड मेयो आए तो उन्होंने विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी कि दो भागों में तोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि जो नगर निगम की रोड और एजुकेशन होगी ये स्टेट के हाथ में होगी और सेंटर के हाथ में नगर निगम की बाकी प्रशासनिक देखरेख होगी। समझे? लेकिन बाद में क्या होता है कि आर्टिकल 1935 में जो नगर निगम थी वो किसके कंट्रोल में कर दी गई थी? अरे नहीं, नगर निगम जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय शासन है, वह किसके कंट्रोल में थी? प्रांतीय सरकार के कंट्रोल में थी। यानी कि जो भी प्रांतीय सरकार होगी वह जो है कि किसको कंट्रोल करेगी? तुम्हारे लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी। लेकिन बाद में जो है कि ऐसे गांधी जी की विचारधारा थी कि नहीं, जो हमारे गांव है उसको भी एक स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, उसका नियंत्रण राज्य के अंतर्गत सीएम का नहीं होना चाहिए, राज्य के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, बल्कि वो भी स्वतंत्र होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, BDC होना चाहिए, उसका एक अलग होना, तीसरा लेवल होना चाहिए। तो उन्होंने बस एक विचारधारा अभिव्यक्त किया था। समझे? तो उसी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए और बाद में सुधार करते हुए 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 में क्या किया गया कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और तब जा करके स्थानीय जो तीसरा स्टेट कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट, उसका विकास हुआ, उसको संवैधानिक दर्जा मिला। तो शुरू कहाँ से होता? ब्रिटिश कालीन सैन्य व्यवस्था में, और आज कहाँ तक आ गया आप लोग देख चुके हैं। समझे? अब ध्यान देना, हम लोग अब पढ़ेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि तरह से इस वीडियो में हमने ब्रिटिश काल की जो भी प्रशासनिक नीति है उसके बारे में डिस्कस किया। 3 हम लोगों ने नीतियां खत्म कर दी। पहले वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन सी नीतियां खत्म की थी? एक कौन सी नीति थी? साम्राज्यवादी नीति और आर्थिक नीति, उस वीडियो में खत्म कर दी थी। और इस वीडियो में हम लोगों ने कौन सी नीति खत्म कर दी कि ब्रिटेन की जो प्रशासनिक नीति थी वो कैसे भारत में आई, वो कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के जब हम पार्ट आप लोग को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि जो ब्रिटेन होगा, वहाँ पर ब्रिटेन जो होगा वहाँ पर उन्होंने सांस्कृतिक प्रेस का विकास कैसे किया। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों, जय भारत।